जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने पिनेक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सभी को पता होगा हम जो है एसएससी जीएस की बुक 6500 प्लस के टीसीएस एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर बायोलॉजी के हम जो लगभग 575 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आगे जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता होगा ये हमारी बुक है सामान्य अध्ययन की, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। तो आप इसको किसी भी मार्केट की किसी भी शॉप से जो है खरीद सकते हैं। तो इसके जो है क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन जो है हम कर रहे हैं, एक पूरी एक्सप्लेनेशन एक थोड़े समय में, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो पहला क्वेश्चन जो है हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्लानिंग मील्स फॉर द फैमिली। मतलब जब हम भोजन बनाते हैं, मील बनाते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। कोई भी भोजन जब बनेगा तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले तो भी हमें जो है ना एक वैल्यू देखनी चाहिए कि हम न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू अच्छे से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वास्तव में न्यूट्रिएंट्स ही ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भोजन जो हम ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, कितना देना है, प्रोटीन कितना है, कितना होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए फैट कितना है, आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन कितना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिनरल्स जो हैं आप ले रहे हो किसी भी फूड के अंदर। तो ये नॉलेज आपको लेनी ज़रूरी है कभी भी किसी भी प्रकार से फूड को आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली कोई भी पर्सन अगर है तो उसको लगभग 350 से 400 ग्राम के करीब कैलोरी चाहिए, ठीक है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट मील में इतनी लेनी है। उसके बाद प्रोटीन आपको पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए आपको, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर 60 केजी वेट है तो आपको जो है 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। तो आपको ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फैट को भी देखना पड़ेगा, कोई फैटी व्यक्ति है, किसी के शरीर में पहले ही फैट है तो उसको कम फैट देना है। विटामिन्स को भी देखना है कि भी कौन सी विटामिन कितनी होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल फैक्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, कहीं आपका जो है जो बजट तो नहीं खराब हो रहा है, कहीं बजट खराब हो जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगी कि भी। उसके बाद सीजन को भी देखना है। देखिए सीजनल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए कोई भी जब भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब सॉरी जब मील को हम तैयार करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं, तो सीजन की सब्जियों को जरूर खाना चाहिए आपको, क्योंकि हर सीजन में अब अलग अलग टाइप की वेजिटेबल होती हैं और मेनली सब्जियों के अंदर जो है ना वो वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन ही पाई जाती हैं। तो विटामिन की पूर्ति जो होती है वो सब्जियों से ही होती है। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, तो जब हम मील ले रहे हैं तो उस टाइम पर आपको इन्वायरमेंट की नॉलेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको इन 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इन्वायरमेंट की नॉलेज हमें जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पढ़नी है, और इकोलॉजी जो है हम कर ही रहे हैं, ठीक है भी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का था नहीं कुछ, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम, वही बात है, इकोसिस्टम वो जगह है जहाँ पर हम अपने आसपास के जितने भी जीव हैं, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके बीच में जितने भी संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ रखा है कि जो आपके विभिन्न प्रजातियां हैं उनको वितरित किए जाते हैं, उसकी प्रणाली को कहते क्या है। मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल में अलग अलग जो है हम क्या करते हैं इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग जो है ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं या फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मेनली हमने इकोसिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इकोसिस्टम जो है हम मेनली 4 प्रकार का देखते हैं। एक तो हम लैंड इकोसिस्टम देखते हैं, लैंड इकोसिस्टम देखते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी धरती पर जमीन पर रहने वाले जीव हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, कौन किसको खाता है या फिर कौन किसका भोजन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्वाटिक देखते हैं।
इकोसिस्टम देखते हैं, यानी कि जो जल में जीव रहते हैं उनका इकोसिस्टम देखते हैं। देखिए बच्चा, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। इससे बड़ा इकोसिस्टम कोई नहीं है, क्योंकि जो जल में जीव बहुत ज़्यादा रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जो है सबसे बड़ा एक्वेटिक सिस्टम जो है सबसे बड़ा इकोसिस्टम। वैसे भी आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा जल ही है, ठीक है, और जल में ही सबसे जीव ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हम डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ते हैं। डेजर्ट के अलावा जो हम वेटलैंड्स को भी पढ़ते हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम को भी जो है अपन पढ़ते हैं, आर्द्र भूमि इकोसिस्टम को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो जितने भी इकोसिस्टम जो हम पढ़ते हैं उन सभी को वर्गीकृत करने की ज़रूरत क्यों है? तो भाई सिंपल सी बात है, लैंड पर जितने भी जीव रहते होंगे उनकी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग होंगे, उनकी नीड अलग होगी, उनकी ज़रूरत अलग होगी, वो जो है अलग टाइप का जो है फूड लेते होंगे। लेकिन एक्वेटिक में सब चीज़ें अलग होंगी, डेजर्ट में भी सब चीज़ें क्या होंगी, अलग होंगी। वहाँ पर पेड़ पौधे भी अलग अलग टाइप के होंगे, जीव जंतु भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो इस प्रकार जो हम हैं इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं ताकि हर प्रकार के जीवों के का अध्ययन जो है, उनकी जो मतलब नीड है, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो जो है हम अच्छे से जान सकें। और उस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं बता? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं स्तर विन्यास करना, हम उनका स्तर बनाते हैं। और भी इकोसिस्टम को हम डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा पिरामिड के अंदर लिंडामैन ने डिवाइड किया था इकोसिस्टम को, और उनके इकोसिस्टम को मतलब पिरामिड के अंदर क्यों रखा गया था। या फिर आपने फूड चेन पढ़ा था पिछली क्लास में, मैं फूड चेन को पढ़ा चुका हूँ, फूड वेब को। फूड चेन में हमने क्या पढ़ा था? फूड चेन में हमने पढ़ा था कि कौन सा जीव किसका भोजन बनता है या फिर कौन किसका भोजन बनता है। वास्तव में जो फूड चेन होता है वो उससे हमें यही पता चलता है कि कौन किसका भोजन बनता है। जैसे कि सबसे पहले घास प्रोड्यूसर होते हैं, घास को खरगोश खा जाता है, खरगोश को जो है आपका कि लोमड़ी खा जाती है, लोमड़ी को जो है शेर खा जाता है। यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर जो इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन बनाते हैं, यानी कि एक कोई ना कोई किसी न किसी का क्या है, फूड है, भोजन है। इन सभी चीजों को डिकम्पोजर खा जाते हैं, डिकम्पोजर खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं भी, ठीक है। ये सर्कल चलता रहता है पूरा का पूरा। डिकम्पोजर का मतलब जैसे कोई भी, जैसे कि हमें कोई खा नहीं सकता, ठीक है, तो लास्ट में मृत्यु जब होती है उसके बाद कौन खाते हैं? डिकम्पोजर जो है हमें गला सड़ाकर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं किसी भी जीव के, ठीक है। तो हर जीव किसी न किसी का भोजन होता है, फूड होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसको याद रखना है, सत्र विन्यास कहते हैं। सत्र बनाए गए हैं, अलग अलग सत्र बनाए गए हैं ताकि हर चीज को हम डिटेल से समझ सकें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ फूड चेन इंक्लूड्स टाइफा बुलरुसिस, जो है सेगिटेरिया, हाइड्रिला, रूपिया, चारा, ये जितने भी हैं, जितने भी ये आपको ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, जितने भी ये आपको चीज़ें दी गई हैं, वो सब किस लेयर के अंदर आते हैं? ये सारे के सारे हैं क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसने कह रखा है डीप रीजन के अंदर होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, ये हाइड्रिला वगैरह जो हैं, ये जितने भी रूपिया वगैरह है, चारा वगैरह हैं, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। ये ऑल आर प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं, कोई कैसे हैं, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं क्या हैं बच्चा, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो चीज जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेती है, यानी कि जो भी कोई चीज फोटोसिंथेसिस करती है उसको अपन प्रोड्यूसर कहते हैं। इकोसिस्टम के अनुसार ऐसा कहा गया है, कोई भी चीज सन एनर्जी से चलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोड्यूसर सूर्य की कितनी % एनर्जी का प्रयोग करते हैं, तो 1% एनर्जी का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं? प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। इन सब में
जब एनर्जी जाती है तो वो 1% नहीं जाती, वो जाती है 10%। कितनी जाती है बच्चा? 10%। इसी को कहते हैं 10% का नियम या ऊर्जा का नियम, जो किसने दिया था? लिंडामैन ने दिया था। लेकिन सूर्य से एनर्जी कितनी लेते हैं भाई प्रोड्यूसर? तो वो केवल 1% ही लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर सारे के सारे हर्बीवोरस जो होते हैं, हर्बीवोरस जो होते हैं, जो घास खाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, वे होते हैं जो मांस खाते हैं, यानी कि कार्नी वोरस होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद अपघटक डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो सभी को खा जाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर वास्तव में पृथ्वी के सफाई कर्मचारी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी को साफ करने का कार्य जो है किन का होता है? डिकम्पोजर का ही होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यानी कि देखिए, जब हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो हमें एक दिमाग में एक चीज आती है कि इकोसिस्टम का मतलब होता है जगहों के बारे में पढ़ना, या फिर उन प्लेसेस के बारे में पढ़ना जहां पर जीव रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब देखना भाई, नेचुरल का मतलब क्या होता है? जैसे कि डेजर्ट है, जैसे कि कोई भी जगह वेटलैंड वगैरह है, झील है या कुछ भी है, वो नेचुरल है। लेकिन कई दफा हम आर्टिफिशियल भी बनाते हैं। आर्टिफिशियल जैसे हमने क्या किया? गार्डन तैयार कर दिया, एक बगीचा तैयार कर लिया, तो वो किस प्रकार का इकोसिस्टम का उदाहरण हो गया? वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण हो गया। अब आप कहोगे कि सर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों बनाते हैं? तो बच्चा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम अपने आप में एक, आप ये मान सकते हो आज के टाइम पर एक मतलब जो है घूमने की जगह हो गई है अभी, मतलब एक अच्छी अच्छी जो अच्छा है सौंदर्य, कोई सुंदर जगह है जहाँ पर जो है विजिटर्स जो है विजिट करते हैं। तो ऐसी जगहों के लिए भी जो है हम इको सिस्टम या इको का जो है शब्द का प्रयोग जो है करने लगे हैं, ठीक है। तो गार्डन जो है, गार्डन आपका बगीचा जो है, वो आपका किस प्रकार का इकोसिस्टम का उदाहरण है? ये आपका मैन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इंडिकेट्स द रिलम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद द इन्वायरमेंट। मतलब कौन सी ऐसी चीज हैं जो मतलब पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंडिकेट करती हैं? देखिए, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है भाई? पृथ्वी से ऊपर जितनी भी गैसों का आवरण है, जहां पर गैस होती है, वहां पर जहां पर वायु होती है, उसको क्या कहते हैं? वायु वाले मंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। 0 किलोमीटर से लेकर 10,000 0 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक चले जाओ आप ऊपर तक, इस एरिया को अपन क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं बच्चा, एटमॉस्फेयर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर का होता है? तो 10,000 का। 10,000 से ऊपर का एरिया जो है, 10,000 से ऊपर जो है, वो क्या आ जाता है बच्चा? आपका अंतरिक्ष आ जाता है। क्या आ जाता है अभी? अंतरिक्ष आ जाता है। ये भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम कितना ऊपर जाएं कि अंतरिक्ष आ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर को जैसे ही पार कर देंगे, यानी कि वो जगह जहां पर गैस नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। वैक्यूम होता है वो 10,000 किलोमीटर के बाद आता है। एटमॉस्फेयर में आपने अलग अलग प्रकार की लेयर पढ़ी होंगी, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वगैरह, आयनोस्फेयर वगैरह, ये भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जियोग्राफी की, ठीक है। उसके बाद जलमंडल क्या है भाई? जलमंडल वो जगह है जहां पर वाटर होता है। क्या होता है बच्चा? पानी होता है। जहां जहां पर पानी है वहां पर क्या है भाई? आपका जलमंडल है, वाटर स्फीयर है। आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा मंडल जो है आपका क्या है बच्चा? जलमंडल ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आपके पृथ्वी पर कौन है भी? जल है। स्थल मंडल जहां पर लैंड है वहां, उसको क्या कहते हैं भी अपन? आपका स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद आपका बचता है जीव मंडल। देखिए, इन तीनों चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चा? बायोस्फीयर। और वास्तव में बायोस्फीयर यानी बायोस्फीयर में हम तीनों चीजों को ले लेते हैं और बायोस्फीयर का ही अध्ययन करते हैं हम। किसके अंदर बच्चा?
ये डेफिनेशन है आपकी इकोसिस्टम की, किसकी है, इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं, बायोस्फीयर का ही अध्ययन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इकोसिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं, बायोस्फीयर का अध्ययन करते हैं। बायोस्फीयर में कौन कौन आता है, तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये सारे के सारे जो हैं आपके किसके अंदर आते हैं बच्चा, ये आपके बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो सबसे प्योर होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती, उस पानी को क्या कहते हैं, फिर वो पानी कौन सा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन देखकर आपको एक मन करेगा कि रेन वाटर जो है इसको आंसर कर दें, क्या कर दें, आंसर रेन वाटर कर दें। कई बुक्स में कई जगह पर ये ही आता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया तो इसका आंसर बदल गया। क्यों बदल गया, देखिए बेटा इसके अंदर झरने का जल दे रखा है, यानी कि स्प्रिंग वाटर जो है वो दे रखा है। आप एक बात याद रखना, जो पानी जमीन से आता है, जो पानी कहाँ से आता है बच्चा, जमीन से आता है, तो उस पानी के अंदर वो जो पानी जो होता है वो बिल्कुल प्योर पानी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्योर पानी कहलाता है। क्लियर है। रेन वाटर जो ना, रेन तो जब आते हैं, जैसे पहली बारिश आती है उसमें तो बहुत सी जहरीली गैसें उसके साथ आती हैं, ठीक है, वो तो एसिड रेन भी हो सकती है। तो रेन जो है एक प्योर वाटर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई ऑप्शन ही ना दे रखा हो, ऐसा कोई मतलब जो मतलब जमीन के पानी का कोई ऑप्शन ही ना दे रखा हो, तो उस टाइम पर आप रेन वाटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, स्प्रिंग वाटर होगा। क्या होगा भाई, स्प्रिंग वाटर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। Dash indicates all non-living components such as air, cloud, dust, land, mountains, rivers, temperature, humidity, water, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, इकोसिस्टम जो है ना बच्चा, आपका इको सिस्टम जो है वो दो डिवाइड किया गया है। एक तो डिवाइड किया गया है बायोटिक इकोसिस्टम, और एक है आपके एबायोटिक। क्या भी, एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में आपके दो ही आते हैं, एक तो एनिमल और एक प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके वो बायोटिक हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके बायोटिक हैं। और जितनी भी चीजें बच गई, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एयर है, मतलब चाहे ह्यूमिडिटी, वाटर, कुछ भी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एबायोटिक होंगी। क्या होंगी भाई, एबायोटिक एनवायरनमेंट होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, एबायोटिक एनवायरनमेंट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सी जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जल्दी आपको आंसर करना है इसका। देखिए, कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम द किचन इनटू द मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या कहलाता है भाई, कंपोस्टिंग जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधे और जानवरों के अवशिष्ट का खाद बनाना। बिल्कुल भाई, कंपोजिशन क्या कहलाता है भाई, कंपोस्टिंग जिसको बोलते हैं अपन, कंपोस्टिंग का मतलब बिल्कुल तोड़कर खाद बना देना। वो सभी चीजें की बन सकती है, जितने भी एबायोटिक और बायोटिक चीजें हैं उनसे क्या बन सकती है भी, खाद बन सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला जो है बात बिल्कुल ठीक है। केचुए का उपयोग रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि में किया जाता है, जिसको कंपोस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये भी। केंचुआ जो होता है आपका, जो आपको रेड वार्म, रिंग वार्म कहते हैं, ये जो होता है ये होता है फ्रेंड ऑफ जो है आपका जितने भी आपके जो मतलब फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स, उनका फ्रेंड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किसानों का मित्र, हल वाहक, पृथ्वी की आंत वगैरह इसको नाम दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से, सॉरी जो ये नेचुरल तरीके से जो है खाद का निर्माण करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो दोनों जो होंगे वो राइट आंसर होंगे, ए और बी दोनों हो ठीक होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो एबायोटिक में मैंने क्या कहा, एबायोटिक में आपको बस दो को छोड़ देना है, एक एनिमल को, लिविंग को छोड़ देना है, और एक प्लांट को। ठीक है, और सारे के सारे एबायोटिक हो जाएंगे आपके। ठीक है, सोइल एक एबायोटिक है, बिल्कुल ठीक है, वाइंड भी है, रेनफॉल भी है, बट आपका जो एनिमल
जो है वो क्या है भाई, ये आपका बायोटिक है। क्या भाई, बायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर है भाई, चलिएगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। तो अब फिर वही वाली बात आ गई, बायोटिक पूछा गया है तो आप देख लेना, बायोटिक है तो वही सिंपल सी बात है, जो भी अगर प्लांट है, देखिए सन क्या है, एबायोटिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एबायोटिक है, ह्यूमिडिटी एबायोटिक है, लेकिन फंगी जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है। इसका मतलब ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा किसमें भी, बायोटिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम capture about dot dash of the energy of the sunlight that falls on the their leaves and कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। यानी कि इसने कहा है, मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कोई भी प्लांट सूर्य से एनर्जी लेकर एनर्जी खुद एनर्जी बनाता है, तो सूर्य से जो एनर्जी लेता है वो कितने परसेंट लेता है, तो कितनी परसेंट एनर्जी का जो है प्रयोग करता है, प्रकाश की ऊर्जा का कितने परसेंट यूज करता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सूर्य से कोई भी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोड्यूसर यानी कि पौधे जितने भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, वो केवल कितने परसेंट यूज करेंगे, 1%। कितना परसेंट, 1%। बट उससे आगे जितने भी कंज्यूमर होंगे वो कितना परसेंट लेंगे, वो 10% लेंगे। ठीक है भाई, 10% का नियम जो है लिंडामन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। तो जो सूर्य से जो एनर्जी होगी वो कितने परसेंट आएगी, 1% आएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When the bread rises and bakes, ठीक है, bakes and creates thousands of bundle in the dough। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ब्रेड बनाने की कला हो, शराब बनाने की चीज हो, मतलब विधि हो, ये सारा का सारा जो है फ्रेगमेंटेशन है। क्या भी, किण्वन है। क्या भी, किण्वन है। और किण्वन को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, फ्रेगमेंटेशन को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। जब शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, या शुगर ही होगी कार्बोहाइड्रेट, तो जब शुगर से को यीस्ट मिलती है और यीस्ट इसको शुगर में टूटकर किसका निर्माण करती है, शुगर यीस्ट में मिलकर अल्कोहल का निर्माण करती है, कंपोज हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, किण्वन टूटना। ठीक है, अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालती है। और जो भी चीज यीस्ट के बाद फ्रेगमेंट होती है उसमें जो होता है अल्कोहल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो होता है वो फ्लोपी हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड फूल जाती है, कोई भी चीज यीस्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है भाई, तो फ्रेगमेंटेशन में, किण्वन में क्या बनती है भी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच लेवल ऑफ द फूड चेन इंक्लूड्स मिलीपेडे, springtails, woodies, and dung flies and slugs that feed on the डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स। खाद्य श्रृंखला के किस सत्र में मिलीपेड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खिया या घंगा शामिल है, जो मृत या सड़ने वाले पौधे या जानवरों को खाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, किस में आएंगे ये मतलब जो भी चीज मरी हुई चीजों को खाती है। देखिए मांसाहारी क्या होते हैं, जो मांस को खाते हैं। ओमनिवर्स क्या होते हैं, जो सभी को खाते हैं। आर्बिवर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और ये किसको खाते हैं, मीट वगैरह मांस को खाते हैं। कौन बच गया, एक ही बच गया आपका, कौन भी, आपका जो है डेट्राइटिवोरस जो होते हैं, आपके अपरदाहारी जो होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, वो होते हैं। क्लियर भी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पर चलते हैं भी, इसको याद रखना, डिकम्पोजर ही वास्तव में पृथ्वी के सफाई कर्मचारी हैं। ये नहीं होगा तो पृथ्वी के अंदर बिल्कुल मतलब सभी जितनी भी चीजें हैं, एक भी चीज अच्छी से गलेगी सड़ेगी नहीं, ऐसे ही पड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फूड चेन। फूड चेन के बारे में कौन सी मतलब जो है करेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था फूड चेन जो होती है ना, वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि कौन किसका भोजन है। मैं लिख देता हूं हिंदी में, कौन किसका
भोजन है। ये कौन बताती है बच्चा? ये आपकी फूड चेन बताती है। जैसे मैं एग्जांपल देता था कि घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खा लेती है। लोमड़ी को कौन खा लेता है? शेर खा लेता है। और शेर को या किसी भी चीज को कौन खा लेता है? डिकम्पोजर खा लेते हैं। ठीक है। घास कहाँ से आता है? सन। घास कहाँ से एनर्जी लेता है? सन से लेता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इसको अपन बोलते हैं फूड चेन। जब बहुत सी फूड चेन एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है। ग्रुप ऑफ फूड चेन, ग्रुप ऑफ फूड चेन क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। फूड वेब कहलाता है। फूड वेब कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इजी हो जाएंगे। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक पोषी सत्र बनाता है। बिल्कुल ठीक है भाई। ट्रॉफिक लेवल बनाता है। हर सत्र के बाद जो है ट्रॉफिक लेवल बनता है, यानी कि हर किसी को कोई ना कोई खाता है। मेनली 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैक्सिमम कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं? तो आपके 5 होते हैं। इंटररिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। मैंने आपको बताया एक दूसरे के साथ ये ग्रुप ऑफ फूड चेन जो है क्या कहलाएंगी। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। All the chains formed by nutritional relationship are used to understand energy flow। बिल्कुल ठीक है भाई। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा का सारा एनर्जी फ्लो को दिखाती हैं। कैसे दिखाती हैं? जैसे कि सन से घास कितने परसेंट लेते हैं? 1%। ये सारे फिर 10% लेते हैं। 10%, 10%, 10%। ये सारा का सारा एनर्जी फ्लो को दिखाता है। तो ये 3 तो चीज बिल्कुल ठीक है। एक चीज बच गई, उसको पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो भी आंसर आपका हो जाएगा। इन फूड चेन, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जाता है। इसने कह रखा है कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें जो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता है। बढ़ता नहीं है, एनर्जी लेवल घटता है भाई। यहाँ पर क्या कह रखा है? यहाँ पर कह रखा है इंक्रीज होता है, लेकिन होता क्या है? डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा? डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A balanced diet takes care of all the following aspects except one identify the। मतलब सारी के सारे जो हैं वो बैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं। किसको छोड़कर? किस बात को छोड़कर? मतलब बैलेंस डाइट क्या करती है? देखिए, अगर आपकी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर जी बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चा? बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है किसी के शरीर को जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स लेना। ठीक है। अकॉर्डिंग मतलब जो है जरूरत के अनुसार। जरूरत के अनुसार किसकी जरूरत? बॉडी की जरूरत। भाई कहीं आप ये सोचो कि आपको तो ये मतलब पैसा दिख रहा है, अगर पैसा कम है तो आप ये सोचो कि कम ले लेते हैं। नहीं, बॉडी की जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार न्यूट्रिएंट्स को लेना। मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला है, उसको जरूरत है फैट की, तो उसका बैलेंस डाइट क्या है? उसको फैट की ज्यादा जरूरत है। मेरे शरीर में पहले से ही फैट ज्यादा है तो मेरे को फैट की जरूरत नहीं है। अब फैट की जरूरत नहीं है, मेरे को कम करना है। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि सभी को एक जैसा खाना है। नहीं, जिसको जितनी जरूरत है उतना खाना ही क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। तो बैलेंस डाइट अगर आपकी होगी तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और सब बॉडी ऑर्गन जो है अच्छे से काम करेंगे। किसको छोड़कर? ब्रेन को छोड़कर। क्योंकि ब्रेन जो है ना बेटा, ब्रेन केवल एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है बच्चा ग्लूकोज के ऊपर। ब्रेन को केवल एक ही चीज चाहिए, वो है ग्लूकोज। ब्रेन को क्या चाहिए? केवल ग्लूकोज चाहिए। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, फिर आपको बता दिया है। आंसर आपको मिल गया होगा शायद। प्रमोट्स ए हेल्दी माइंड। भाई हेल्दी माइंड बनाने में मतलब आपका स्वस्थ दिमाग बनाने में, वही बात है ना भाई, दिमाग तो ठोकर खा ही आता है, तो वही वो बात एक अलग है। लेकिन वास्तव में बैलेंस डाइट इसमें काम नहीं करती। तो राइट आंसर तो हो गया आपका ए। और आप पढ़ लेना, सारे के सारे जो हैं आपको ठीक मिलेंगे। ठीक है भी, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ सकते हो। देख लेना, मीट्स द आरडीए फॉर द ऑल न्यूट्रिएंट्स। सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए जो है से मेल खाता है। बिल्कुल ठीक है। पोषक तत्वों को, सॉरी गलत है ये, पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई।
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं, हाँ भी अनेक मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सबको शामिल करता है, ये भी ठीक है, वही गलत है तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज ए वे इन विच द एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब एडेप्टेशन प्लेस नहीं करती। एडेप्टेशन का मतलब होता है बदलाव करना, अपने अंदर बदलाव करना। बच्चा एडेप्टेशन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है फिजिकल एडेप्टेशन, मतलब अपने शरीर को बदल लेना, बदलाव कर लेना, शरीर में बदलाव कर लेना, ठीक है। एक बिहेवियर में, मतलब आप अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हो, उसको बोलेंगे बिहेवियर एडेप्टेशन। एक होती है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, मतलब आपकी बनावट को ही बदल देना, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। लेकिन यहाँ पर एक एडेप्टेशन और दे रखी है, इमोशनल एडेप्टेशन नहीं होती, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा बच्चा? वो आपका इमोशनल एडेप्टेशन होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डू ह्यूमंस एक्लीमेटाइज एट हाई एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो फॉर द नॉर्मल ब्रीथिंग? देखिएगा अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक सिंपल कंसेप्ट सिखाऊंगा, आपका इसका आंसर और कभी भी नहीं बोल पाओगे। देखो, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सर जी, हमारे शरीर के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी वस्तु के ऊपर एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया गया दाब जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। उसका रीजन क्या है वो सुनना। उसका रीजन नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा होने के साथ जो है वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लेकिन हम किससे चल रहे हैं? हमें चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन को हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हम ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे। अब ऑक्सीजन को कौन लेता है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कौन लेता है? तो आपकी बॉडी में आरबीसी होती हैं, और आरबीसी में कौन होता है बच्चा? हीमोग्लोबिन होता है। ये ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती हैं। अब वहां पर ऑक्सीजन की कमी है और हमें चाहिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग ज्यादा, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है? आरबीसी की संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन को के लेवल को बराबर करने के लिए बॉडी में हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी जो है वो ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। आरबीसी बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगी तो बॉडी में क्या बढ़ेगी भाई? आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात इसने पूछ रखी है, तो जहां कहीं भी आरबीसी बढ़ रही है वहीं पर आप इसका आंसर कर देना। तो देख लेना आरबीसी कहां पर बढ़ रही है। तो आरबीसी देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन करके हीमोग्लोबिन के साथ बंधक बनाना जो है सांस लेने की दर को वृद्धि करेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। क्या होगा बच्चा? बी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है भी आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू ओवर इन्वायरमेंट? हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विलुप्त हो गया है? मतलब कौन सा पौधा? हालांकि देखिए मैं सभी पौधों के बारे में बता देता हूं। एक होता है रोजा डमासेना। रोजा डमासेना जो है ये, रोजा डमासेना और बेलिस पेरेनिस, ये दोनों प्लांट जो है ना, ये पेन को ठीक करते हैं। मेनली सर दर्द और पेट दर्द में जो है इन प्लांट्स से मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो है हेलियनथ एनुअस जो है वो सूरजमुखी, आपने सुना होगा सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो हेलियनथ
थस एनुअस है, ठीक है। ये सूरजमुखी से आप सभी को पता होगा तेल प्राप्त किया जाता है, तो सूरजमुखी भी विलुप्त नहीं हुआ है और वो दो भी नहीं हुआ है, लेकिन मधुका इंसिग्निस जो है ये प्लांट जो है वो विलुप्त हो गया है भाई, ठीक है। आप सभी को पता होगा विलुप्त हो रही प्रजातियों को किस बुक में रखा जाता है, रेड बुक के अंदर रखा जाता है। आप लिख सकते हो विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए किस बुक में रखा जाता है, रेड बुक के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मधुका इंसिग्निस होगा, ठीक है। मधुका इंसिग्निस जो है अब फिलहाल कर्नाटक में इसका पौधा जो है वो देखा गया है, ठीक है, या फिर इसकी जो है कर्नाटक में खेती, मतलब आप ये मानकर चल रहे हो इसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि ये विलुप्त ना हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पिरामिड, देखिए मैंने आपको बताया था पिरामिड ऑफ बायोमास इज डायग्राम दैट शोज द population at each level of the food chain accordingly dash occupy the base with the highest biomass, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है कौन जगह घेरता है पिरामिड में। देखिए पिरामिड जब आप बनाओगे, ये वाला पिरामिड, ऐसे पिरामिड आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी देखना, इसमें सबसे नीचे जो स्थान होगा वो प्रोड्यूसर का होगा। सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे नंबर पर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और लास्ट जो होते हैं वो आपके टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। ये होती है जगह, मतलब कौन ज्यादा होता है कौन कम। सबसे ज्यादा जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं पौधे। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब शाकाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर का अंदर मांसाहारी, और ट्रेसरी का मतलब टॉप मांसाहारी, ठीक है, आप इसको मान सकते हो। तो सबसे ज्यादा कौन होते हैं, पौधे होते हैं। कौन होते हैं बच्चा, पौधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं किसी भी बायोमास के अंदर, ठीक है भी। तो ये जो पिरामिड की जो संरचना जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, ये भी लिख लेना, लिंडामन द्वारा पिरामिड दिया गया था भाई। तो लिंडामन द्वारा जो है किसको दिया गया था भी, पिरामिड को दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर है गाय, काऊ। गाय जो है वो आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी होती है। क्यों, क्योंकि ये भी किसी न किसी चीज को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि गाय जो है दूध देती है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना, प्रोड्यूसर भी दो टाइप के होते हैं। दूसरा प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, वो होते हैं जो कोई प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखना भी, नेम ए कॉमन इंग्रेडिएंट मेड फ्रॉम द स्टार्ची पार्ट ऑफ कॉर्न। देखिए कॉर्न जो होते हैं, मक्का जो होती है उसमें स्टार्च होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। कॉर्न के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। कॉर्न जो होता है उसमें स्टार्च होता है, या फिर आप कह सकते हो इंस्टेंट एनर्जी जो देने वाला जो होता है वो कौन होता है, कॉर्न होता है, बहुत जल्दी एनर्जी देता है, ठीक है। यूज्ड एज ए थिकनिंग एजेंट फॉर ग्रेवीज, मतलब ग्रेवीज का मतलब सॉस बनाने में है, मारिनेड्स बनाने में, सॉसेज बनाने में, सोप्स बनाने में, मतलब ये जितने भी हैं सॉस, सूप, कैसरोल वगैरह को गाढ़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन भी, कॉर्न का स्टार्च। कॉर्न का स्टार्च इन सभी को गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दे ही रखा है तो बताना क्या है, घटक का नाम बताइए, एक सामान्य घटक का नाम बताइए। तो वो सामान्य घटक कॉर्न स्टार्च ही है। कॉर्न स्टार्च जो है इसका प्रयोग जो है इन सभी चीजों को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, सॉस वगैरह को, ठीक है, सूप वगैरह को, ठीक है, कैसरोल वगैरह को, इनको गाढ़ा करता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बैक्टीरियम फ्लैगेलम, फिर आ गया ये बैक्टीरियम फ्लैगेलम। मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ, पिछली क्लास में भी करवाया था। बैक्टीरियम फ्लैगेलम जो होता है इसकी ऐसे से देखना आप, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है इसका फिलामेंट होता है, बीच में जो ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हुक बोलते हैं, और ये जो होता है ये आपका बेसल बॉडी होता है। 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे बड़ा जो होता है, सबसे
बड़ा जो होता है वो फिलामेंट होता है। ठीक है, तो आपको आंसर करना कौन सा नहीं है, तो टोर्सो जो है ये नहीं है। ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया with the aim of curbing illegal trade in wildlife and derivative पार्ट्स। ठीक है, भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया? तो सिंपल सी बात है, अभी वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहा है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लाया गया होगा। कौन सा लाया गया होगा अभी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर लाया गया होगा। ठीक है, और ये किस सम्मेलन के द्वारा लाया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी के द्वारा लाया गया था। ठीक है भाई, उसके बाद 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा, इसी के द्वारा जो है एक जो है एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था यूनियन नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनियन नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी जो है वो कब लाया गया था? तो वो भी जो है इसी टाइम पर लाया गया था। यूएनईपी भी जो है 1972 के अंदर ही लाया गया था। क्लियर अभी? उसके बाद अलग अलग अधिनियम अलग अलग टाइम पे आया था, जैसे पर्यावरण का अधिनियम 1966 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का 1980 में आया था, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 2002 में आया था। और भी मैं बता देता हूँ, देखिए और अधिनियम लिख लेना, टाइगर रिजर्व अधिनियम जो है 1973 में आया था। 1973 में जो है टाइगर रिजर्व अधिनियम आया था। उसके बाद वाटर, पानी के लिए जो अधिनियम जो था वो 1974 में आया था। एयर, हवा के लिए, हवा का संरक्षण अधिनियम जो है वो जो है 1981 में आया था। ठीक है, एलिफेंट संरक्षण अधिनियम जो है 1992 में आया था, 1992 के अंदर आया था। ठीक है, बहुत से अधिनियम जो है अलग अलग टाइम पर जो है आते रहे हैं वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, या वन्य जीव या बायो जो एटमॉस्फेयर है या फिर बायोस्फेयर जो है उसको संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, फाइटोप्लैंक्टन वे प्लांट होते हैं जो समुद्र में उगते हैं। ठीक है, स्मॉल सी dwelling organisms belong to which trophic level of a food web? तो मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी प्लांट होते हैं वो किसी भी वेब में हो, किसी भी चैन में हो, सारे के सारे आपके प्रोड्यूसर ही होंगे। सारे के सारे क्या होंगे बच्चा? प्रोड्यूसर ही होंगे। जो भी चीज फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, फोटोसिंथेसिस का मतलब सूर्य से एनर्जी बना रही होगी, वो सारी की सारी चीजें आपके जो है प्रोड्यूसर होंगी। क्या होंगी? प्रोड्यूसर होंगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर जरूरी है भाई, क्योंकि प्लांट जो है ना वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया था ना, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये दूध देती हैं, तो ये जो है सेकेंडरी प्रोड्यूसर का भी उदाहरण हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, वाई आर स्पीसीज ऑफ मोस यूज्ड एज फ्यूल? मोस जो है, देखिए मैंने आपको बताया था मोसेस और लीवर वर्ड, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम प्लांट किंगडम कर रहे थे, तो उसके अंदर एक किंगडम था जिसका नाम था ब्रायोफाइटा, जिसको अपन ने एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम का नाम दिया था, जिनके पास केवल क्या थी बच्चा? रूट थी। ठीक है, झाड़ियों के रूप में होती है, मान सकते हो। ब्रायोफाइटा या मोसिस के अंदर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है भाई। ठीक है भाई, ज़्यादा होती है। और ये जो है ना फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, मोस, क्योंकि इसमें जो है गैप ज़्यादा होता है। जैसे इसको बर्न करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा ये जो है बहुत सी, जैसे ग्लास वगैरह जाते हैं ना, तो उनकी कवरिंग के लिए भी, उनको संरक्षित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर भाई? तो देख लेना यहाँ पर क्या है भी, ऊर्जा के लिए बिटुमेंस प्रदान करता है। नहीं भी, ये तो कोयला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोस क्या करता है? लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पिट प्रदान करने के लिए है।
बिल्कुल भाई, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड फ्यूल, ठीक है, तो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है भी, ये बात बिल्कुल ठीक है भी, ठीक है। मेक वर्जन ऑफ कोयल, कोयले का बनाने में कोई प्रयोग नहीं होता, ये तीन नहीं होंगे, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, अच्छा आपका बी होगा, क्योंकि ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। द फूल स्मेल, मतलब जो डर्टी स्मेल है, खराब स्मेल है, गंदी स्मेल जो है, फ्रॉम द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द सल्ट्री समर, समर के अंदर जो होती है वो किसकी वजह से होती है, डैश ऑन स्वेट, स्वेट के अंदर क्या होता है, स्वेट मतलब पसीना, पसीने के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो उमस भरी जो गर्मी होती है उसमें दुर्गंध लाती है, ठीक है। देखिए एक एक को देखना, मेलेनिन तो आप सभी को पता ही होगा, स्किन कलर देती है, स्किन कलर देती है, नींद को कंट्रोल करती है, ठीक है, जागना वगैरह। मॉइस्चर आप सभी को पता होगा, नमी जो पता होगा आपको, हवा में वाटर मॉलिक्यूल होना, ठीक है। तो बैक्टीरिया और वायरस, इनमें से क्या होगा, तो भी जितने भी स्वेट के अंदर अगर बैक्टीरिया आ गए, स्वेट यानी कि पसीने के अंदर, स्वेट के अंदर अगर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो होंगे वो किसका कारण होंगे भी, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं स्मेल का कारण होंगे, ठीक है भी। तो ये था भी आज का हमारा सारा का सारा पोर्शन, सभी के सभी क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे आपसे जाने की अनुमति, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।